बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी इंटर पार्ट 1 फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 टॉपिक नंबर 4.3 टॉपिक जो हमारे पास है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड। इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क हो तो हमारे पास वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है ये हम देखेंगे इस आर्टिकल में। तो हमारे पास सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम रिलीज करते हैं वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। तो हमारे पास इसके अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। द स्पेस अराउंड द अर्थ in which its gravitational force acts on a body, कोई भी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है उसको हम उसके क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको उस तरतीब से हम करें कि हमारे पास उसके बाद केसेस आते हैं। Here the gravitation force is equal to the weight mg of the object। अब हम इसके डिफरेंट केसेस करेंगे और प्रूव करेंगे कि कोई भी पाथ फॉलो कर लें हमारे पास जो वर्क डन होगा वो सेम रहेगा। जब वर्क डन सेम रहेगा तो हम कहेंगे ये कंजर्वेटिव पाथ है। तो हम देखते हैं हमारे पास ए से बी तक जाने के लिए तीन रास्ते हैं। एक हमने ए डी और बी पाथ को फॉलो किया। सेकंड पाथ हमने ए सी और बी पाथ को फॉलो किया और थर्ड हम रैंडम मूव करते गए और हम ये पाथ 3 पे चले जाएंगे। तो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास हाइट है उसको हम h का नाम देंगे। तो हम सबसे पहले वर्क डन पाथ 1 का कैलकुलेट करेंगे, फिर पार्ट 2 का और फिर पार्ट 3 का, और देखेंगे कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है। तो अगर हम पाथ 1 का वर्क डन फाइंड करें तो हेडिंग देंगे वर्क डन अलोंग द पाथ 1 ADB। अब यहाँ पे ADB है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ADB तक जाने के लिए जो फोर्स है वो वेरी कर रही है। जब फोर्स करेगी तो वर्क डन का हम वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते W = F × D। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको पैच में डिवाइड कर देंगे कि हर पैच के लिए जो फोर्स हो वो कांस्टेंट हो। तो हमने सपोज किया A से D और फिर D से B, उसको पैच में अलग कर लिया। तो हमने ADB = AD + DB। तो हमने सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट किया, वर्क डन अलोंग द पाथ AD। पाथ AD का हम वर्क डन अलग से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर DB का और सब पूरे पैच 1 का हम कैलकुलेट कर लेंगे वर्क डन। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और जब एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारे पास वर्क डन W = FD cos थीटा क्या होता है, 90। तो वो 0 होता है, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। वर्क डन as theta = 90 between AD and weight, then WAD = FD cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहां से A से D तक कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अब D से B तक देखते हैं। तो वर्क डन अलोंग द पाथ DB, तो हमारे पास as थीटा = 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होगा बिटवीन DB एंड वेट, तो हेंस तो WDB हमारे पास क्या आएगा, -mg h। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पे देखें W = FD cos थीटा होता है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, h के बराबर है। तो हमने क्या किया, f, और f किसके बराबर होता है, वेट के। तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, mg, और ये डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर आ गया, cos 180 होता है। cos 180 किसके बराबर होता है, -1। तो आपके पास -mgh आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब टोटल वर्क डन निकालेंगे WADB का। तो हमें पता है कि WADB = WAD + WDB के बराबर होता है। तो WAD का जो वर्क डन है वो 0 है और WDB का -mgh है। तो आंसर हमारे पास -mgh आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं।
फिर वर्क डन अलोंग द पाथ 2, पार्ट 2 के अलोंग हमने वर्क डन निकालना है, तो वो किसके बराबर आएगा? अब यहाँ पे देखें, इसको हम पैच में डिवाइड करेंगे, ए सी और सी और बी, इन दोनों का अलग अलग वर्क डन निकालेंगे। तो हमने लिखा वर्क डन अलोंग द पाथ ए सी। उसके बाद जब हमने ये देखा कि हमारे पास ए से सी के दरमियान बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और जब एंगल 180 डिग्री होगा तो cos 180 क्या होता है? -1। तो हमारे पास as थीटा इज इक्वल टू 180 बिटवीन वेट एंड AC, तो हमारे पास WAC हमने डायरेक्ट लिख दिया -mgh। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन A टू C। उसके बाद अब C से B तक का निकालेंगे। जब C से B तक का निकालेंगे तो हमने लिखा वर्क डन अलोंग द पाथ CB। तो CB का हमारे पास क्या आएगा? अब देखें, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है और हमारे पास ये क्या आएगा? डाउनवर्ड। तो जब ये फोर्स डाउनवर्ड होगी तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। और जब cos 90 होगा तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? 0। तो हम लिखेंगे as थीटा इज इक्वल टू 90 बिटवीन वेट एंड CB, hence WCB इज इक्वल टू 0। अब टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, WACB इज इक्वल टू WAC प्लस WCB इज इक्वल टू -mgh प्लस 0। तो ये किसके बराबर होगा? -mgh। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है। इसी तरह सिमिलरली हम पार्ट 3 का वर्क डन अब कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम थर्ड पार्ट का देखते हैं कि पार्ट 3 का वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो पाथ है ये रैंडम है। अब जब पाथ रैंडम होगा तो फोर्स भी रैंडम है। तो अब हम उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? अब A से B तक का जो पाथ है उसको हम पैचेस में डिवाइड कर देंगे। हर पैच को एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर हमने वर्क डन निकालना हो, सारी हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो हमारे पास क्या होगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वर्टिकल देखेंगे तो हर पैच का वर्क डन आ रहा होगा और सारे पैचेस का वर्क डन अलग कर लेंगे और टोटल करके हम A से B तक का वर्क डन निकाल लेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं, वो कहता है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वर्क डन ड्यूरिंग ईच स्टेप एज शोन। तो अब हमने क्या किया? हर पैच को डिवाइड किया, डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 एंड डेल्टा सोन कहां तक गए? वर्टिकल तक, डेल्टा yn। और हमें पता है कि डेल्टा y1 से लेके डेल्टा n तक का जो हाइट है वो कितनी है? वो h है। तो हम लिखते हैं WAB इज इक्वल टू माइनस, बेसिकली क्या होता है कि हम एक का वर्क डन निकालते हैं, क्या आता है हमारे पास? माइनस कैसे आया? अब हमारे पास वर्टिकल है हमारे पास, तो mg इंटू ये डेल्टा y1 आ जाएगा, क्योंकि d की जगह वर्टिकल हमारे पास पैच है, तो हमारे पास डेल्टा y1 आ गया। और cos 180 होता है, तो cos 180 क्या होता है? -1, तो -mg और डेल्टा y1 आ गया। इसी तरह दूसरे पेज का कैलकुलेट करेंगे, -mg डेल्टा y2 आ जाएगा। इसी तरह सोन -mg डेल्टा y3 और सोन कहां तक जाएगा? -mg डेल्टा yn तक। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास -mg हर टर्म से कॉमन आएगा। जब -mg हर टर्म से कॉमन आएगा तो -mg और ब्रैकेट में डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 एंड डेल्टा yn तक चले गए। और इस ब्रैकेट की जगह हमने क्या लिख दिया? यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं वो एक h के बराबर है, टोटल हाइट तो h है, तो हमने वो किसके बराबर कर दिया? h के, और इसकी जगह -mgh आ गया, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें, एक चीज नोट करें, इक्वेशन 1 हो, इक्वेशन 2 हो, इक्वेशन 3 हो, आंसर हमारा सेम आया, तो इसको ही हम एलैबोरेट करें। इट इज नोटेड दैट नेट वर्क डन अलोंग एनी पाथ इज सेम। वो क्या होगा? सेम होगा, बेशक हम A D B का लें, A C B का लें या A से B का लें,
तो हमने इसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, WAB इज इक्वल टू WACB इज इक्वल टू WADB, ये किसके बराबर होगा, माइनस MGH के। अब इसका रिजल्ट क्या आया, हमने कंक्लूजन के तौर पे लिखते हैं वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वो किसके इंडिपेंडेंट होगा, पाथ फॉलोड के। जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, इसका मतलब है आप कोई भी पाथ फॉलो करें, वर्क डन आपके पास क्या होगा, सेम आएगा। तो उसके बाद हम इसको लिखते हैं वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ। अगर हमारे पास कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड बना रही है ये, तो हमारे पास जो क्लोज पाथ में वर्क डन होगा वो 0 आएगा। तो ये इससे पता चलेगा कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो हमारे पास वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ देखते हैं, तो वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड, हम किसी भी एक पाथ का निकाल लेते हैं, लाइक A से D तक गए, D से B गए और B से दोबारा A पे आ गए, तो हमने ये डायरेक्शन फॉलो की। तो हमारे पास WADBA, ये देखें WADB और B से डायरेक्ट कहां पे आ गए, A पे। तो अब हम देखते हैं कि वेयर, अब यहां पे देखें तो ये किसके बराबर होगा, WA से D, WD से B और फिर WB से A। तो हमने WAD प्लस WDB प्लस WBA हमने कह दिया, वेयर WAD इज इक्वल टू 0। उसकी वजह क्या, हमें पता है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हमारे पास इसके डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स के दरमियान एंगल बनता है वो 90 बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। WDB का हमने आंसर कैलकुलेट किया हुआ माइनस MGA, और हमारे पास WBA का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, MG आ जाएगा। अब यहाँ पे MGH आ जाएगा, ये हमारे पास MGH आएगा। तो अगर हम अब WADBA में वैल्यूज पुट करें, तो पहले का आंसर 0, WADB का आंसर 0, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस MGH। अब ये प्लस क्यों आया, उसकी वजह ये है A से B तक का जो वर्क डन था वो नेगेटिव है, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट आएंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस MGH। ये प्लस और ये माइनस, 0 आंसर आया। तो टोटल वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ क्लोज पाथ इज 0। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। लास्ट हमारे पास एक डेफिनेशन रह गई है, व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, उसको हम देखते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड, तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, हमने ये देखा कि हमारे पास इक्वेशन 1 माइनस MGH, बेशक पार्ट 2 का अगर हम वर्क डन निकाले माइनस MGH, हम थर्ड पाथ का वर्क डन निकाले माइनस MGH। तो हमारे पास ये प्रूफ हुआ इक्वेशन 1 2 3 से कि इट इज द फील्ड इन विच द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स इट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। जो हमारे पास पाथ फॉलो इंडिपेंडेंट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इसको या तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या पे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फील्ड इन विच वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इन अ क्लोज पाथ इज 0। हमने ये भी देखा कि क्लोज पाथ में अगर वर्क डन 0 आए तो हमारे पास ये कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। तो हमारे पास आज इस टॉपिक में हमने देखा कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद हमने प्रूफ किया कि हमारे पास वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है, हमारे पास ये कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ।